प्यारे बच्चों, आपको हमारी तरफ से बहुत सारा नमस्कार। मैं संतोष कुमार शर्मा यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों पदार्थ के गुण। और पदार्थ का मतलब होता है मैटर, अर्थात द्रव्य। द्रव्य के गुणों के बारे में हम लोग बात करेंगे और पहला जो गुण है वो है प्रत्यास्थता। ये जो भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, रेलवे भर्ती बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। रेलवे में भौतिक विज्ञान के सवाल बहुतायत में पूछे जाते हैं। अगर आपको रेलवे भर्ती बोर्ड की किसी भी परीक्षा में कामयाब होना है तो यकीन मानिए आपको भौतिक विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, और केवल ज्ञान नहीं, गहरा ज्ञान होना चाहिए। तभी आप रेलवे की नैया को पार कर सकते हैं। आइए आज अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ। देखिए, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? तो जब किसी वस्तु का आकार बदलता है, जैसे आपके पास कोई स्प्रिंग है, उसको या तो आप खींच लें या तो आप दबा दें, कंप्रेस कर दें, तो उसका आकार बदल जाता है। आकार बदलने से उसमें जो ऊर्जा होती है बच्चों, उस ऊर्जा को कहा जाता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ये ऑप्शन नंबर बी आपके लिए करेक्ट उत्तर है। ठीक है, सवाल नंबर 690 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 30/10/2018 को पहली पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। जब आप एक क्वाइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। देखिए, जब किसी स्प्रिंग को आप दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका मान बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप टिक मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी पे। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 4/12/2018 का सवाल है। ये दूसरी पारी में पूछा गया था बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है, सीजीएस सिस्टम में विकृति की इकाई क्या है? तो विकृति कहते किसको है, पहले तो ये जान लें हम। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है इतना बड़ा, इसको आपने खींचा और खींचने से इस वायर की लंबाई बढ़ जाती है, ऐसी हो गई। जब आपने खींच दिया और लंबाई में बढ़ोतरी हो गई, पहले मान लीजिए इसकी लंबाई एल थी, बाद में एल प्लस डेल्टा एल हो गई। ओके, तो जो लंबाई में वृद्धि हुई है वो कितना हुई है? डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का प्रारंभिक लंबाई से जो अनुपात होता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, इसी अनुपात का नाम है विकृति। ठीक है ना? इसको अंग्रेजी में स्ट्रेन कहते हैं बच्चों। तो ऊपर देखिए, अगर मीटर लिखेंगे तो नीचे भी मीटर लिखेंगे, ऊपर सेंटीमीटर तो नीचे भी सेंटीमीटर, लिहाजा ऊपर का सेंटीमीटर नीचे के सेंटीमीटर से कट जाएगा और विकृति के पास कोई भी मात्रक नहीं बचेगा। तो आप क्या लिखिएगा? विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर का सवाल है बच्चों, 2014 में पूछा गया था, 21 दिसंबर को। सेट नंबर 8 था, ये ग्रीन पेपर था। ये आपको बता चुका हूँ, 2014 में जो परीक्षाएं हुई थी रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से, जूनियर इंजीनियर की भी और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी, उसमें पेपर का जो सेट होता था वो अलग अलग रंगों में आता था। ठीक ना? रेड पेपर, ग्रीन पेपर, येलो पेपर, व्हाइट पेपर, वगैरह वगैरह। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है सुघट्यपन। देखिए, बिना टूटे, है ना, बिना टूटे, उसको मोड़ा जाए तो मुड़ जाए, सीधा किया जाए तो सीधा हो जाए, टूटे ना, इस गुण को सुघट्यता कहते हैं बच्चों, है ना? तो मैलिएबिलिटी भी कहा जाता है। अब जरा गौर से देखिए कि बिना भंजन के, बिना ब्रेकिंग के पदार्थ के विकृत होने की जो योग्यता होती है उसको सुघट्यता कहते हैं, सुघट्यपन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का सवाल है, 2014 का। अगला सवाल आपके सामने ये रहा बच्चों। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थता गुणांक लगभग कितना होता है ना? पूरी तरह से प्रत्यास्थ, टोटली प्रत्यास्थ जो वस्तुएं हैं बच्चों, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनका जो प्रत्यास्थता गुणांक होगा वो कितना होगा। तो पूरी तरह प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थता गुणांक 1 होता है बच्चों। पूर्णतः मतलब 100% इलास्टिक, 100% इलास्टिक जो बॉडी है उनका
प्रत्यास्थता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अब हम चलते हैं आगे बच्चों, अगला हमारा यूनिट है पृष्ठ तनाव यानी कि केशिकात्व। सरफेस टेंशन या कैपिलैरिटी। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? आप लोग नए जमाने के बच्चे हैं ब्लॉटिंग पेपर जानते होंगे बच्चों, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। पहले हम लोग जब पढ़ते थे कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक की पढ़ाई के दौरान, तो हम लोग कांच की शीशी में स्याही घोल करके ले जाते थे और एक कलम होती थी जिसको बार बार डुबो डुबो करके लिखा जाता था। कई बार ऐसा होता था कि कलम में स्याही की मात्रा हमने ज़्यादा उठा ली और पेपर पे जो अक्षर हम लिख रहे हैं वहाँ पे स्याही हमने ज़्यादा रख दी। तो अब जब हमारा लेखन का कार्य पूरा हो जाएगा और हम पन्ना पलटने का प्रयास करेंगे तो उस स्याही से हमारी लिखावट खराब हो जाने का खतरा है। तो क्या करेंगे, हम उस स्याही को सुखाएंगे। सुखाने का एक तरीका है कि धूप में रखें हम। अब धूप में रखेंगे तो समय की बर्बादी होगी। तो एक ऐसा पेपर आता था बच्चों जिसको हिंदी में सोख्ता कहा जाता है और अंग्रेजी में ब्लॉटिंग पेपर। तो उस पेपर को उस पर रख देते थे और वो जो अतिरिक्त स्याही है उसको सोख लेता था, है ना। तो ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल किया जाता था। ब्लॉटिंग पेपर में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं और छोटी छोटी केश नली होती है, कैपिलरी ट्यूब होती है जो स्याही को ऊपर चढ़ने में मददगार होती है, हेल्पिंग होती है। तो कहा जा रहा है ब्लॉटिंग पेपर स्याही को कैसे सोखता है, तो केशिका क्रिया के माध्यम से सोखता है बच्चों, ठीक है ना। केशिकात्व के थ्रू सोखता है। इसी को टिक मार दीजिए 695। अगला सवाल बच्चों आपके सामने ये रहा, मिट्टी का तेल, लालटेन की बत्ती, इसमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है बच्चों? ये केशिकात्व के कारण ऊपर चढ़ता है, ठीक है ना। जैसे मिट्टी के तेल का जो लालटेन होता है, ढिबरी होती है, उसको हम लोग जलाते हैं, तो मिट्टी का तेल उस बत्ती के माध्यम से ऊपर कैसे चढ़ता है? केशिकात्व के माध्यम से चढ़ता है। केशिकात्व क्या है बच्चों? एक केशनली होती है जो आपके बाल से भी बारीक होती है ना। उसमें तेल ऊपर चढ़ता रहता है। ये आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, 11 जनवरी 2021 का सवाल है, पहली पारी, पहला स्टेज। आगे बच्चों, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है पृष्ठ तनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का अर्थ होता है बच्चों, जैसे कोई पानी की बूंद है, तेल की बूंद है, शहद की बूंद है, गुलाब जामुन के शीरे की बूंद है। ये जो बूंदें होती हैं बच्चों, कोशिश करती हैं अपना क्षेत्रफल कम से कम हो, इसका प्रयास करती हैं। तो अपने क्षेत्रफल को कम से कम रखने की कोशिश का नाम है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से बच्चों द्रव की बूंदें अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखती हैं। इस परिघटना को, इस फेनोमेना को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसी पे टिक मार दीजिए। सवाल नंबर 697 ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोल हो जाती है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है बच्चों, क्योंकि जब जल की बूंदें ऊपर से नीचे गिरती हैं तो इनका पृष्ठ तनाव इनको अपना सरफेस एरिया, अपना पृष्ठ क्षेत्रफल कम करने के लिए प्रेरित करता है। लिहाजा जल का जो पृष्ठ तनाव है उसी की वजह से ये जल की बूंदें गोल हो जाती हैं। 698 का ऑप्शन नंबर ए है। आरआरबी जेई 2014 का सवाल है बच्चों, ये 14/12/2014 सेट नंबर 2 रेड पेपर का। अगला सवाल आपके सामने देखिए, एक टैंक को, द्रवों का प्रवाह पे हम लोग आए हैं, एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सही है? सवाल नंबर 699। बहुत आराम से देखिएगा बच्चों। कहा जा रहा है एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? द्रव की सतह की गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है
और टैंक के पीछे की ओर उठता है। यही सही है बच्चों। देखिए ऐसा क्यों है, कहा जा रहा है टैंक मतलब होता है पानी की टंकी, उसमें आप पानी भरने के लिए किसी पाइप के थ्रू पानी भर रहे हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे पानी यहाँ पे गिरने की कोशिश कर रहा है ऐसे, तो पानी जब गिरेगा बच्चों तो यहाँ पे पानी का लेवल जो होगा उसकी तुलना में यहाँ का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा। यही बात पूछी जा रही है ना। तो पानी का लेवल कैसा होगा, ये ऐसे होगा बच्चों, यहाँ पे लो लेवल होगा, यहाँ पे हाई लेवल होगा। और द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। इसी पे टिक मार दी, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 699 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी के सवाल है बच्चों। 17 जनवरी 2017 पहली पारी पहला स्टेज। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए एक आदर्श तरल पदार्थ कैसा होता है। घर्षण रहित होता है बच्चों और असंपीड्य होता है। ठीक है। और सवाल नंबर 700, सवाल नंबर 700 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए बच्चों। जो आइडियल फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, घर्षण रहित होता है और असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब होता है जिसको दबाने से दबेगा नहीं वो, उसको असंपीड्य कहते हैं, नॉन कंप्रेसिबल। और उसमें फ्रिक्शन भी नहीं होगा बच्चों। इसको कहते हैं आइडियल फ्लूइड या आदर्श द्रव। ये आरआरबी सीनियर सेक्शन ईयर का सवाल है, 21/12/2014 का सवाल है। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा ए क्षेत्रफल का ए जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है तथा टी बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस बात पर निर्भर करता है बच्चों। तो सवाल नंबर 701 के लिए ध्यान से देखिएगा। जो प्रेशर होगा बच्चों, जैसे बांध आपने ऐसे कर दिया, ये बांध है ये, और इधर पानी भरा हुआ है। यहाँ पे जो प्रेशर काम करेगा, यहाँ पे जो दबाव काम करेगा बांध के ऊपर, उस दबाव के बारे में पूछा गया है। तो दबाव जो होगा बच्चों वो कहाँ पे काम करेगा, ये सवाल हमारे सामने है। और ये जो दबाव काम करेगा प्रेशर इक्वल टू WH²/2। W मतलब वेट ऑफ द वाटर, H मतलब उसकी गहराई। तो आप देख लीजिए कि ऑप्शन में ए है, H है, T है, ए और H है, H और T है, इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं पे टिक मार दीजिए। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए सवाल नंबर 701 के लिए। आरआरबी का सीनियर सेक्शन इंजीनियर का सवाल है बच्चों, 21/12/2014 का, ग्रीन पेपर सेट नंबर 8। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कार्क और कील को रखा जाता है तो कार्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है। कार्क का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। जी नहीं। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। लोहे की कील का द्रव्यमान कार्क के द्रव्यमान से अधिक है। कार्क का द्रव्यमान लोहे की कील के द्रव्यमान से अधिक है। तो आप कहिएगा लोहे की कील का घनत्व ज्यादा है बच्चों और पानी का घनत्व कम है, इसीलिए कील डूब जाती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ग्रुप डी का सवाल है बच्चों, 12/10/2018 का, तीसरी पारी का। सवाल नंबर 702 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है ये 703, बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बच्चों। सवाल नंबर 703, सवाल नंबर 703, बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। आरआरबी जूनियर इंजीनियर 30/8/2019 का सवाल है बच्चों, पहली पारी का। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर पर सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो और निस्सरण 0.0001 मीटर क्यूबिक पर सेकंड हो। सवाल नंबर 704। देखिए बच्चों क्या करेंगे 704 के लिए। पूछा गया है बल, बल यानी कि फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या होगा बच्चों,
बड़े आराम से देखिएगा। ये लिखा है रो, ये लिखा है जी, गुरुत्वीय त्वरण, ये लिखा है क्यू। गुणा कर दीजिए बच्चों। कहा जा रहा है कि दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर समान रूप से 10 मीटर पर सेकंड गति से पानी गिर रहा हो। पानी का घनत्व आप जानते हैं, पानी का घनत्व होता है बच्चों 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, और जी का मान 10 और क्यू की वैल्यू दी हुई है 0.0001। सबका गुणा कर दीजिए, कितना आएगा बच्चों, ये 1 आएगा। तो 1 न्यूटन पे टिक मार दीजिए। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 704 के लिए पहले ऑप्शन पे टिक मार दीजिए। अगला सवाल है बच्चों 705। आपके सामने ये रहा 705। द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? श्यानता। द्रव में जो घर्षण होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। श्यानता को अंग्रेजी में विस्कोसिटी कहा जाता है, विस्कोसिटी। आप ऐसे समझिए बात को, ये ग्राउंड है और इस पर पानी की एक लेयर है, पानी की फिर दूसरी लेयर है, पानी की तीसरी लेयर है, पानी की चौथी लेयर है। एक लेयर आगे बढ़ेगी तो दूसरी वाली की वेलोसिटी उतनी नहीं होती जितनी इसकी होगी। तो सबसे ऊपर की लेयर सबसे तेज वेलोसिटी रखती है, उसके बाद थोड़ी धीमी, उसके बाद थोड़ी और धीमी, उसके बाद थोड़ी और धीमी। तो दोनों के बीच या दो लेयर के बीच में, दो सतह के बीच में घर्षण होता है बच्चों। उस घर्षण का नाम यहाँ पे रखा जाता है श्यानता। श्यानता अर्थात विस्कोसिटी। तो आपको टिक लगाना है 705 के ऑप्शन नंबर बी पे। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है 8/4/2021 को, दूसरा शिफ्ट, पहला स्टेज। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आर्किमिडीज प्रिंसिपल से है, बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। गौर से देखिएगा। द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से, द्रव में पूरी तरह से या आंशिक रूप से, यहाँ पे ऑब्लिक कर दीजिए। द्रव में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। सवाल नंबर 706 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 706 पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी। दूसरा स्टेज का सवाल है, पहली पारी का, 15 जून 2022। आपके सामने अगला सवाल ये रहा दोस्तों। उत्प्लावकता, बयानसी के सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय जिस आदमी को दिया जाता है वो आदमी कौन है बच्चों? वो आदमी है मिस्टर आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ही वो आदमी है जिन्होंने कहा था कि जहाज पानी में तैरता है। क्यों तैरता है बच्चों? क्योंकि जहाज द्वारा हटाए गए पानी का भार जहाज के अपने भार के तुलना में ज्यादा होता है, लिहाजा जहाज तैरता है। ये आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल 13/8/2018 को, पहली पारी में। एनटीपीसी के स्टेज पहले में 30/4/2016 को पूछा गया बच्चों। अगला सवाल आपके सामने देखिए आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल कितना होगा, यह किस बात पर निर्भर करता है? तो इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। सवाल नंबर 708 के लिए दोस्तों आपको ध्यान देना है। 708 के लिए तरल पदार्थ का घनत्व कैसा है और उसमें जो वस्तु डूबी हुई है उसका आयतन कैसा है बच्चों? इसी पे टिक मार दीजिए। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 708 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, पहला बात तो सही है। दूसरा है उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, ये बात भी सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, यही गलत है। उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए बच्चों, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। देखिए यही स्टेटमेंट गलत है बच्चों, बाकी तो सभी स्टेटमेंट सही हैं। सवाल नंबर 709 के ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये
उत्प्लावन का केंद्र हमेशा गुरुत्व केंद्र के संपाती होता है। 710, सवाल नंबर 710 के लिए बच्चों, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है गुरुत्व केंद्र के ऊपर, गुरुत्व केंद्र के नीचे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए बच्चों। 710 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। देखिए, जो वस्तु डूबती है तो वो किसी द्रव को रिप्लेस करती है, तो जो रिप्लेस्ड वाटर है, रिप्लेस्ड लिक्विड है, उसके आयतन के केंद्र के संपाती होता है कौन? उत्प्लावन बल का केंद्र। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का सवाल है बच्चों, 14/12/2014 को, येलो पेपर। अगला सवाल आपके सामने देखिए, स्क्रीन पर आ रहा है। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर तैरती हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। बहुत आसान सवाल, एनटीपीसी पे पूछा गया है पहले स्टेज में 27/4/2016 को। अगला सवाल आपके सामने ये रहा बच्चों स्क्रीन पर, और जो ये सवाल है देख रहे हैं आप, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे कहा जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आरआरबी जेई का सवाल है 2014, रेड पेपर 14/12/2014 का। अगला सवाल बच्चों आपके सामने ये रहा, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल निम्न में से किसके बराबर होता है? पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। आरआरबी जेई सीबीटी 2 28/8/2019 का सवाल है बच्चों, मॉर्निंग का। आगे देखिए आपके सामने, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो इसको उत्प्लावन बल कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। 714 लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल है ये, और कब पूछा गया है? 21/8/2018 को पूछा गया है, पहली पारी में बच्चों। अगला सवाल आपके सामने देखिए, जहाजों की गति में वृद्धि, जहाजों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, फैराडे नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो सवाल नंबर 715 के लिए क्या किया जाए बच्चों? बेहद आसान सवाल, जहाजों की गति में जो वृद्धि होती है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है बच्चों। जहाज द्वारा हटाए गए द्रव का भार जहाज के अपने भार के बराबर होता है, इसी पे काम करता है ये सिद्धांत। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है बच्चों, स्टेज नंबर पहला, शिफ्ट नंबर दूसरा, 22/4/2016। आगे है, ऊपरी प्रणोद और भार में नीचे की दिशा में प्रयुक्त होते हैं बच्चों, विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान दिशा में ऊपर की दिशा में। सवाल नंबर 716, सवाल नंबर 716 के लिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ऊपरी प्रणोद और भार, ऊपरी प्रणोद मतलब उत्प्लावन बल ऊपर को काम करेगा और भार हमेशा नीचे को, दोनों की दिशा क्या होगी बच्चों? एक दूसरे के विपरीत होती है। ये ऊपर काम करेगा तो ये नीचे काम करेगा, यानी कि उनकी डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगी बच्चों। अगला सवाल आपके सामने देखिए ये रहा, किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 717 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? इसी को उत्क्षेप कहते हैं बच्चों, इसी को उत्क्षेप कहते हैं, अपथ्रस्ट। ऑप्शन नंबर 718 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। आरआरबी जेईई 27 जून 2019 पहली पारी में पूछा गया बच्चों ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम होता जाएगा बच्चों। इसको टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर डी को। क्यों टिक मार दिया जाए? जो बर्फ होता है बच्चों, कहने को तो ठोस है लेकिन उसका आयतन पानी के मुकाबले में ज्यादा होता है। बर्फ का आयतन पानी से अधिक होता है, तो जो बर्फ पिघलती है तो पानी के फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगी, तो उसका आयतन घटेगा। जब आयतन घटेगा तो जल स्तर क्या होगा? कम होता जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 1/10/2018 दूसरी पारी। 719 नंबर सवाल के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बच्चों, 720, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से अधिक होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा, वस्तु के भार से कम होगा, या फिर शून्य होगा? सवाल नंबर 720 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। वस्तु का जो भार है, यदि कोई वस्तु डूबती है, डूबती मतलब डूब जाती है, क्यों डूब जाती है भाई?
भार ज्यादा था, उत्प्लावन बल कम लगा, इसलिए डूब गई। वस्तु के लिए डूबने का कारण क्या था? मान लीजिए कि इतना बड़ा कोई टब है और इसमें आपने पानी भर के रखा हुआ है ऐसे, और इस पानी में बच्चों कोई वस्तु इस तरह से आपने तैरने के लिए रखा, तो ये वस्तु क्यों डूब जाती है? क्योंकि ऊपर की ओर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है वह उत्प्लावन बल कम था, वस्तु का भार ज्यादा था और वस्तु डूब गई। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ग्रुप डी का सवाल है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में काम करते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 721, ऑप्शन नंबर बी ग्रुप डी का सवाल था ये। अगला सवाल आपके सामने देखिए। किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? उत्क्षेप कहलाता है बच्चों। 722 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को कहा जाता है उत्प्लावक बल। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए सवाल नंबर 723 के लिए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, लैक्टोमीटर। तो 724 के लिए दोस्तों अगला सवाल जो 724 है, इस पे टिक मार दीजिए। हवाई जहाज के पंखों की जो डिजाइनिंग होती है उसमें आर्किमिडीज के सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बाकी लैक्टोमीटर में करते हैं, जहाज और पनडुब्बी के डिजाइन में करते हैं, हाइड्रोमीटर में करते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये है। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ओडोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, पनडुब्बी है, लैक्टोमीटर है। तो ओडोमीटर पे टिक मार दी बच्चों। सवाल नंबर 725 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, ओडोमीटर। सवाल नंबर 725 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अरबी ग्रुप डी का सवाल है बच्चों ये। और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है ये। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल वस्तु के भार से अधिक होगा तभी तो तैरेगी बच्चों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है ये। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर आ रहा है ये। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा स्पष्ट होता है बच्चों ये। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 728। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, आयतन पर, द्रव्यमान पर, तापमान पर। सवाल नंबर 728 के लिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है। तो किस घनत्व का द्रव है इस बात पे डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए हैवी है तो उत्प्लावन बल का मान ज्यादा होगा, अगर मतलब लाइट है तो उत्प्लावन बल का मान कम होगा बच्चों। सवाल नंबर 728 ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने। उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। जी हाँ, इसी पे टिक मार दिए। उत्प्लावन बल का परिमाण, परिमाण मतलब क्या होता है बच्चों? क्वांटिटी, कितने न्यूटन का बल लग रहा है, ये कौन कौन डिसाइड करेगा? द्रव का घनत्व और आयतन। अगला सवाल है दबाव को किस यूनिट में नापा जाता है बच्चों? बल और क्षेत्रफल से नापा जाता है बच्चों, है ना। तो बल में क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो दबाव हमको मिलता है। सवाल नंबर 730 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए बच्चों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है 30/3/2016। अगला सवाल आपके सामने आ गया स्क्रीन पर ये। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दबाव अधिक होगा बच्चों। क्षेत्रफल कम है तो दबाव जाहिर सी बात है कि ज्यादा होगा। 731। क्यों? क्योंकि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। आपने एरिया कम कर दिया, क्षेत्रफल कम कर दिया, तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों। तो दबाव डिपेंड करता है एरिया पे। अगर आपने क्षेत्रफल कम कर दिया है तो बल ज्यादा होता है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से दाब का विमीय सूत्र क्या है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। दाब मतलब प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया।
फोर्स बराबर आप जानते हैं MLT-2 और एरिया बराबर L2, यह ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपके पास ML-1T-2। ML-1T-2 कहाँ पे है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। ये सवाल देखिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर का सवाल है, 21/12/2014, येलो पेपर, सेट नंबर 7, सवाल नंबर 732 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने बच्चों आ रहा है, ये 733, दाब को भार प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में पेश किया जाता है। यहां पे लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि दाब बराबर बच्चों होता है, दाब मतलब प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। आप क्या करिएगा, फोर्स में एरिया से भाग देंगे तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए सवाल नंबर 733 के लिए। अगला सवाल आपके सामने, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो दाब घट जाएगा बच्चों। ये गौर से देखिए, दाब बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब आपको क्या करना है, फोर्स में एरिया से भाग देना है। आपने एरिया को क्या किया है? बढ़ा दिया। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा? घटेगा, कम हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है बच्चों, 2/11/2018 को तीसरी पारी में पूछा गया। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है। जैसे ही तरल पदार्थ का मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव बढ़ता है। ये क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्रेशर बराबर होता है HdG। तो H मतलब गहराई, गहराई बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ग्रुप डी का सवाल है बच्चों 12/12/18 का। अगला सवाल आपके सामने देखिए है 736, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो दबाव कम हो जाता है। गहराई कम होगी, दबाव कम हो जाएगा बच्चों। क्यों कम हो जाएगा? P बराबर होता है HdG। जैसे ही आप हाइट को या गहराई को, डेप्थ को कम करेंगे तो इसकी वैल्यू जब कम होगी बच्चों तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब आप सवाल नंबर 736 के लिए सी को लॉक करें। 737 नंबर क्वेश्चन पे आइए। वेग में वृद्धि के साथ क्षेत्रफल में संवेग में बल में क्षेत्रफल बढ़ जाता है बच्चों तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो जैसे जैसे बच्चों एरिया की वैल्यू को आप क्या करेंगे? बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका कम होता जाएगा। सवाल नंबर 737 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने 738, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को दाब कहते हैं बच्चों। ठीक है, थ्रस्ट का मतलब बल होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये जो F लिखा हुआ है यही थ्रस्ट है, आपने एरिया से भाग दे दिया तो ये हो गया प्रति इकाई क्षेत्रफल। ग्रुप डी का सवाल है बच्चों 11/10/2018 को। अगला सवाल आपके सामने ये रहा 739, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है बच्चों। ये बल को उत्क्षेप कहा जा रहा है तो आप टिक मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी पे। सवाल नंबर 739 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव बाहर के समान होता है, बाहर से कम होता है, बाहर की तुलना में अधिक होता है। सवाल नंबर 740 के लिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। बाहर की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि बाहर जो प्रेशर होगा वो कम होगा बच्चों और अंदर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है। एनटीपीसी के सवाल है 29/3/2016, शिफ्ट नंबर 3, स्टेज पहला। आगे दोस्तों आपके सामने ये सवाल है, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव घनत्व वेग दूरी आयतन के आनुपातिक होता है। सवाल नंबर 741 ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए बच्चों। एक निश्चित तापमान पर वायु का जो दबाव होता है वो डेंसिटी के अनुपातिक होता है ना। प्रेशर बराबर क्या होता है आप जानते हैं? HdG। तो ये D मतलब डेंसिटी है बच्चों, इसी पे डिपेंड करेगा। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बच्चों, ये दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है?
तो प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल, इसी पे टिक मार दीजिए बच्चों। प्रणोद मतलब होता है बल, है ना, बल प्रति एकांक क्षेत्रफल 742 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए बच्चों। अब हम लोग लेके चलते हैं आपको अगले यूनिट में। अगला यूनिट आपके सामने है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बच्चों? घनत्व। पानी का घनत्व क्या है? तो पानी का घनत्व होता है बच्चों 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए कि आपने एक ऐसी टंकी का निर्माण किया, प्लास्टिक की टंकी का निर्माण किया, जिसकी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है और गहराई भी 1 मीटर है, ऊपर से खुला हुआ है, और उस टंकी में आपने पानी भर दिया है, तो टंकी का जो आयतन होगा वो 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर होगा। आप यूं समझिए कि एक टंकी आपने बनाई ऐसी, ये ऐसे, और इस टंकी में आपने पानी भर दिया। अब जब आपने इस टंकी में पानी भर दिया है बच्चों, तो जो पानी भरेंगे उस पानी के लिए 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा? 1 घन मीटर। अब जब इसका आयतन 1 घन मीटर है बच्चों, 1 मीटर क्यूबिक, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1000 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1000 किलोग्राम। इसको कहा जाता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। यही घनत्व है पानी का। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए सवाल नंबर 743 के लिए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, मास पर यूनिट वॉल्यूम किसको कहते हैं बच्चों? सवाल नंबर 744, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को घनत्व कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बच्चों, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व की तुलना में कम होता है। शुद्ध पानी हल्का होगा बच्चों, उसमें नमक मिला देंगे तो पानी का घनत्व बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। लोको पायलट सवाल पूछा गया बच्चों, ये 8/1/2019 को। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? क्यों तैरते हैं दोस्तों? सवाल नंबर 746 के लिए आपको ध्यान देना है बच्चों, बादल आकाश में क्यों तैरते हैं? तो बादल का घनत्व कम होता है, लिहाजा वो तैरते हैं। बादल की डेंसिटी कम होती है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। एनटीपीसी का सवाल है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका भी घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ हल्की होती है, पानी भारी होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। आगे देखिए बच्चों, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, एक पदार्थ के घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 748 के लिए पहला उत्तर सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आरआरबी जूनियर इंजीनियर 30/8/2019 का सवाल है, पहली पारी का। आगे आपके सामने है, चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक है। तो SI यूनिट में चांदी का घनत्व क्या होगा? देखिए सवाल नंबर 750। 750 के लिए क्या करेंगे बच्चों? सवाल नंबर 750 के लिए चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है। इसका मतलब होता है बच्चों कि चांदी का जो घनत्व है पानी के घनत्व की तुलना में 10.8 गुना ज्यादा है। अब पानी का घनत्व 10⁻³ दिया हुआ है, तो आप क्या करिएगा, चांदी के घनत्व के लिए 10⁻³ का गुणा करिए। किसमें? इसी में। जो आएगा ये आंसर है आपका। तो 10.8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। ऑप्शन नंबर पहले को लॉक किया जाए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये 751 घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है बच्चों? द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान में आयतन का भाग दे दें तो जो मिलता है उसे घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ग्रुप डी का सवाल है बच्चों, 5/12/2018 को, दूसरी पारी। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? कॉर्क, बर्फ, लोहे की कील, थर्माकोल। तो लोहे की कील का घनत्व पानी की तुलना में ज्यादा होता है बच्चों। कॉर्क हल्का होता है, बर्फ हल्का होता है, थर्माकोल तो बहुत हल्का होता है। सवाल नंबर 752 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। ग्रुप डी का सवाल था, 6/12/2018 दूसरी पारी में।
पूछा गया था। चांदी का घनत्व 10.8 × 10⁻³ दिया हुआ है बच्चों। तो क्या करना है हमको, चांदी का घनत्व 10.8 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक और पानी का घनत्व 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक है। चांदी का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा बच्चों, 10.8 होगा, 10.8। ये अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। देयर इज नो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। इसने मात्रक दिया है, इसे मात्रक दिया है, इसे मात्रक दिया है, लेकिन यहां पे नहीं दिया हुआ है, अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं है, इसलिए आपने सी को लॉक किया। एक बात, दूसरी बात होती है बच्चों, चांदी का अपेक्षिक घनत्व पूछा गया है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, ये अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करिएगा बच्चों, जो चांदी का घनत्व है 10.8 × 10⁻3, उसमें भाग दे दीजिए 10⁻3 से, तो 10⁻3 कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। जो 10⁻10.8 बचा है यही रिलेटिव डेंसिटी है। किसका, सिल्वर का। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि जो चांदी है वह पानी के मुकाबले में 10.8 गुना ज्यादा भारी है। ठीक है, तो सवाल नंबर 753 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, सापेक्षिक घनत्व किसके बराबर होता है। सापेक्षिक घनत्व का मतलब होता है पदार्थ के घटक का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों उस मटेरियल की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 22/10/2018 को पूछा गया दूसरी पारी में। आगे बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर है 755 नंबर क्वेश्चन। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मैटर। तो पदार्थ का जो अपेक्षिक घनत्व होता है बच्चों, उस पदार्थ के घनत्व में पानी के घनत्व से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जूनियर इंजीनियर आरआरबी 26 जून 2019 चौथे शिफ्ट का सवाल है बच्चों, बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। सवाल नंबर 755 का ऑप्शन नंबर सी लॉक करें। अब आप सवाल नंबर 756, अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी पे। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा गैस में होती है, ठोस में होती है, तरल में होती है, मेटालाइड में होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर। जो कण होते हैं बच्चों, आप जानते हैं कि ठोस में उनके कण पास पास होते हैं, तो उनमें गतिज ऊर्जा कम होगी बच्चों। और जो आपके पास द्रव होते हैं उसमें गतिज ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्यों थोड़ी सी ज्यादा होगी बच्चों, क्योंकि अणु थोड़ा सा दूर दूर होंगे। और जो गैस होंगे बच्चों उसमें सबसे ज्यादा दूर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 756 के लिए आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, ये 19/9/2018 को पूछा गया था दूसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने बच्चों ये रहा, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है उसे क्या कहते हैं। ठोस कहते हैं। आणविक आकर्षण सबसे ज्यादा मजबूत होता है उसे ठोस कहते हैं, द्रव और गैस और वाष्प नहीं कहते बच्चों। आरआरबी जेई 14/12/2014 का ग्रीन पेपर के सेट का सवाल है बच्चों ये। आपके सामने अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, ताप बढ़ाएंगे तो संभावित गति बढ़ जाएगी, सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, वितरण व्यापक हो जाता है, वितरण के वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न तापमान के नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 758, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ये सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है बच्चों। सवाल नंबर 758 ऑप्शन नंबर बी आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। अगला सवाल आपके सामने, गैस अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप की प्राप्ति तभी होती है जब, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, गैस का आयतन शून्य हो, गैस का दाब शून्य हो, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो, गैस का विशिष्ट ऊष्मा शून्य हो। किस पे टिक मारेंगे बच्चों। सवाल नंबर 759 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। जब गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी तब आप कहिएगा कि यह परम शून्य ताप है, एब्सोल्यूट जीरो, है ना। टेम्परेचर को इतना कम करें, इतना कम करें कि उनके अणु टस से मस ना हो, हिलना डुलना बंद कर दें, तब उनकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, कौन ठोस, द्रव और गैस द्रव में विस्तृत होते हैं।
विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? द्रवों की विसरण दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होती है। गैसों की विसरण दर ठोस या, तो गैसों की जो विसरण दर होती है बच्चों वो सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 2/11/2018 को, तीसरी पारी में, सवाल नंबर 760। यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी। सवाल नंबर 761 के लिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है 761 के लिए? अगर वायु में ऑलरेडी जल की मात्रा या जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है तो आपके वेपोराइजेशन की मात्रा कम हो जाएगी बच्चों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करें। सवाल नंबर 762 आपके सामने आ रहा है। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है गैस के अणुओं का पात्र की दीवार से चिपक जाना, के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन। सवाल नंबर 762 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें। जो अणु दीवार से टकराएंगे उनके संवेग में जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग कहते हैं दीवार पर लगाया गया बल। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें। आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2014 का सवाल है, 14/12/2014 रेड पेपर। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 763। ठोस के पिघलने के दौरान इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 763 है बच्चों। जब ठोस पिघलता है तो इसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान में परिवर्तन नहीं होता। फिर क्या होता है? जो आप ऊष्मा देते हैं, जो आप एनर्जी देते हैं, वह अवस्था परिवर्तन में खर्च होती है, टेम्परेचर राइज में नहीं खर्च होती है। इसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता बच्चों। अब हम लोग अगली यूनिट में दोबारा मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को दीजिए इजाजत। यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्लेटफॉर्म पे आप बने रहिए दोस्तों। आपसे फिर मुलाकात होगी।